हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय एसीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ग्रेविटेशन के फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा था बेटा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमारे पास ये आया था F इज टू क्या था बेटा Gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर, जो कि इसकी कौन सी फॉर्म थी बेटा, स्केलर फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म हम पहले पढ़ चुके थे। अब जो इसकी वेक्टर फॉर्म हमने कल स्टडी करी थी बेटा, उसकी वैल्यू क्या थी, F इज टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर की जगह पर क्या यूज किया था बेटा, मैंने आर क्यूब, और यहाँ पर था आर वेक्टर। ठीक है, ये इसकी कौन सी फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म हम स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। एक या दो न्यूमेरिकल या तीन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग इसकी शेल थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, शेल थ्योरम, जो कि ग्रेविटेशन में या फिर आप बोल सकते हो बहुत जगह पर आपकी यूज होने वाली है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल में क्या है, देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉल्स ऑफ ईच ऑफ मास। दो बॉल है हमारे पास बेटा, दोनों के मास कितने हैं, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का मास सेम है और दोनों का मास कितना है, 1 किलोग्राम। दो बॉल है, इसका मास भी 1 किलोग्राम है, इसका मास भी 1 किलोग्राम है। ठीक है, इनके बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बेसिकली। और इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस थी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज व्हाट 10, ये हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर। ये इनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस थी। क्लियर है, तो हमें फोर्स निकालना है। सिंपल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, स्केलर फॉर्म से लगा दो, F इज टू Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.67 10⁻11। मास की वैल्यू 1 किलोग्राम, मास की वैल्यू 1 किलोग्राम अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे डिवाइड करके, 100 से डिवाइड करके, या फिर 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके। सोल्व करोगे कितना, 10⁻1 आ गया, और इसका होल स्क्वायर है बेटा, तो ये 10⁻1 का होल स्क्वायर, 6.67 10⁻11 इंटू 10⁻2, -2 को ऊपर ले जाओगे, 10 पर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6.67 10⁻9 न्यूटन। ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा, फोर्स। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, टू पार्टिकल, दो पार्टिकल है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है ना। उन दोनों का मास m है and goes around a circle of radius r under the action of a mutual gravitation. Find the speed of each particle. देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों का मास सेम। मान लो एक पार्टिकल ये m1 है और एक पार्टिकल ये हमारे पास कितना है बेटा, m2। दोनों किस में घूम रहे हैं, सर्कल में। और कौन से फोर्स की वजह से घूम रहे हैं बेटा, कि सर्कल की रेडियस ले ली हमने r। इसका मास m है, इसका मास m है, दोनों का मास क्या है, सेम, और दोनों सर्कल में घूम रहे हैं, जिस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी इसने, r, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये इस पर, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सर्कल मोशन में घूम रहे हैं, दोनों कैसा मोशन फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी चीज, याद रखना, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात समझ लो, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो इसके इनसाइड, अंदर की तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सॉरी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा लग रहा है फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को सर्कल में घुमाते हो तो दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और FC जो है हमारे पास, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसने पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों एक दूसरे को घुमा रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ये दोनों बैलेंस्ड है, और ये इनकी रेडियस है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, या फिर इस पार्टिकल, दोनों की सेम स्पीड होगी, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके बराबर है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, Gm1 m2 अपॉन में, देखो m1 की वैल्यू m है। अब सॉरी, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, Gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r किसका फॉर्मूला है,
सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, देखो अब दोनों का मास सेम है, जी एम एम, दोनों का मास सेम है। आर क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा डायमीटर, बेसिकली कितना हो जाएगा बेटा 2r का होल स्क्वायर, बराबर हुआ एम वी स्क्वायर, और ये इसकी रेडियस, रेडियस कितनी है बच्चों आर। सोल्व करो, देखो एम एम स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एक एम से एक एम कैंसिल कर दो, ये 2r स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास जी एम अपॉन में 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इज टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट, क्या आ गया बेटा जी एम अपॉन में आर, ठीक है। और 4 है अंडर रूट 4 कहा जाएगा बाहर आ जाएगा, पहले अंदर रख लो उसको फिर बाहर निकाल दो, 1/2 अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी आ गई, जो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। याद रखना जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो फोर्स उसको घुमा रहा है वो फोर्स, दोनों उसको क्या है बैलेंस, दोनों बैलेंस होंगे, दोनों फोर्स क्या होंगे बराबर। यहाँ पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो दोनों फोर्स बराबर है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया इसकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। करोगे क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए हम एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, जिस थ्योरम का नाम है लेमीज थ्योरम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कब समझ में आएगा, जब हम कौन सी थ्योरम पढ़ लेंगे बेटा, लेमीज थ्योरम। चलिए स्टार्ट, सबसे पहले देखो लेमीज थ्योरम क्या होती है। लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम सुनो क्या होती है। मान लो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने 3 फोर्स लगा दी, एक इस तरफ F1, एक इस तरफ लगा दिया फोर्स F2, और एक इस तरफ लगा दिया फोर्स बेटा F3। जो F1 के अपोजिट वाला एंगल है उसको हमने बोल दिया अल्फा, F2 के अपोजिट वाला एंगल है उसको बोल दिया हमने बीटा, और F3 के अपोजिट वाला एंगल उसको बोल दिया हमने गामा। तो 3 एंगल है, F1 फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहे हैं F1 F2 और F3। अब ध्यान सुनो, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, अगर ये बॉडी किसमें बेटा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इन तीनों का सम 0 हो, F1 F2 और F3, इन तीनों का सम कितना हो बेटा 0, या बोल सकते हैं इस बॉडी पर, ये जो हमारे पास बॉडी है इस बॉडी पर नेट फोर्स, नेट फोर्स अगर आपके पास 0 है, अगर हमारे पास 0 है तब हम लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या बोल सकते हैं अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो लेमीज थ्योरम का मतलब है, या फिर अगर ये लेमीज थ्योरम को फॉलो करती है तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दोनों में से एक ही केस, जैसा आप लगाना चाहो वैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, तो लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, अगर ऐसा है F1 इसके अपोजिट, F1 इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर हो F2 अपॉन, F2 के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है बेटा बीटा, ये रहा F2 अपॉन साइन बीटा बराबर होगी इसके F3 अपॉन साइन गामा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। अगर तीनों बराबर हैं, अगर ये कंडीशन ये तीनों फोर्सेस फॉलो करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये तीनों फोर्सेस किसमें है इक्विलिब्रियम में। और अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, इनका नेट फोर्स कितना होने वाला है, इनका रिजल्टेंट फोर्स या बोले हम नेट फोर्स इनका कितना होने वाला है 0। ये आपके पास कौन सी थ्योरम है बेटा, लेमीज थ्योरम है, ठीक है। जहां पर 3 फोर्सेस लग रहे हो वहां 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का काम आता है। रिजल्टेंट कब निकालेंगे, जब आपके पास बेटा नेट फोर्स कितना हो 0। तो बना है लेमीज थ्योरम, अरे आया समझ नहीं आया, ठीक है बेटा आगे चलो। अब देखो लेमीज थ्योरम को अप्लाई, अब आपको ऑब्वियसली बात पता लग गया होगा लेमीज थ्योरम अप्लाई करने वाले तो नेट फोर्स 0 आने वाला है, ठीक है। तो पर फिर भी अप्लाई तो करनी है। मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इन ट्राइंगल के कॉर्नर पर, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, और एक कॉर्नर ये हो गया। इसका मास m है, इसका मास भी m है,
इसका मास भी। कैसी ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हर साइड कितनी होगी? ए और ए, तीनों का मास सेम है, एम एम एम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसके सेंट्रोइड पर, यहाँ सेंट्रोइड पर हमने एक मास रख दिया एम नोट। इसके सेंट्रोइड पर हम लोगों ने एक मास रख दिया कितना बेटा? एम नोट। इस एम नोट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इन तीनों की वजह से, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो पहले ध्यान से, ये एम नोट हमारा मास है। इस एम नोट को ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो इस फोर्स का नाम दे दिया हमने F1। ठीक है, इसी एम नोट को ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, क्या होगा? फोर्स F2। इसी एम को ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, किस फोर्स से बेटा? F3। तो इस एम नोट को बाहर निकालते हैं, और इस एम नोट पर देखो तीन फोर्स लग रहे हैं। एम नोट को हमने बाहर निकाला, इस एम नोट पर एक फोर्स यहां लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और एक फोर्स बेटा यहां लग रहा है, कितना है? F3। ठीक है, अब आपको यही चेक करना है, F1 F2 F3 तीन फोर्स है, इस पर लैमीज थ्योरम लगाते हैं। अगर ये लैमीज थ्योरम की कंडीशन को फॉलो करता है तो इसका रिजल्टेंट तीनों का कितना आएगा? 0। मतलब सेंट्रोइड पर रखा कोई भी पार्टिकल, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। पर कैसे लगेगा? लगाने के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करानी है? लैमीज थ्योरम। F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर 1/, F3 बटे साइन गामा। देखो ये तो पता है सेंट्रोइड से इस वाले पार्टिकल की, सेंट्रोइड से इस वाले पार्टिकल की, और सेंट्रोइड से तीन डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, फैक्ट है। और ये मास m और m नोट, ये मास m और m नोट, ये मास m और m नोट, मतलब फोर्स F1 F2 F3 इन तीनों के सिर्फ डायरेक्शन ही अलग अलग है। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का ग्रेविटेशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, F कितना होता है? G m1 m2 r स्क्वायर। F G m1 की जगह m हो जाएगा, m2 की जगह m नोट अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। ये डिस्टेंस को कितना मान लिया हमने? r। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? r। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? r। मतलब F1 F2 F3 तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मतलब हम बोल सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और किसके बराबर है? F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब यूं बोल सकते हो आप F1 F2 F3 तीनों बराबर है। बस अब देखना है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बराबर है कि नहीं। अगर दोनों पर ये भी तीनों बराबर हो गए तो कैंसिल आउट करोगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1:1 नहीं आएगा, जो भी आएगा F1 अपॉन साइन अल्फा का रेशियो, F2 अपॉन साइन बीटा का रेशियो, और F3 अपॉन साइन गामा का रेशियो, वो तीनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल कितना होता है पूरा बेटा? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये वाला एंगल कितना होगा? 30 + 30 60। और किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड के एंगल का सम कितना होता है? तीनों एंगल का सम होता है 180। और ये 30 और 30 60 हो गया, 60 का बचा हुआ कितना? 120। ऐसे ये वाला एंगल पे कितना होगा? 120। और ये वाला एंगल पे कितना होगा बेटा? 120। मतलब अल्फा हमारे पास कितना हो गया? 120। बीटा भी अल्फा होगा, और गामा भी कितना हो गया? 120। तो साइन अल्फा साइन 120 साइन 120 साइन 120। देखो ध्यान से, ये होगा हमारे पास एफ अपॉन साइन 120 बराबर F2 बराबर है F के अपॉन साइन 120 अपॉन F3 भी F के बराबर है, और एंगल भी किसके बराबर? 120। तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आया ना? तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, यस और नो? यस। तो इसका मतलब सेंट्रोइड पर रखा कोई मास किसी इक्वल ट्राइंगल पर, उस पर नेट फोर्स कितना होता है बेटा? 0 होता है। नेट फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इसको आप वेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो बेटा, वेक्टर में आई जे के कंपोनेंट लेकर। ठीक है, बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार सब लोग वेक्टर पे ट्राई कर लेना। वेक्टर में आई जे के कंपोनेंट लेना, मान लो इसको ओरिजिन ले लिया, ये हमारा वाई एक्सिस पे ले लो, इसको एक्स वाई प्लेन में, इसको भी एक्स वाई प्लेन में ले लो, आई जे के कंपोनेंट में। ठीक है, नेट फोर्स निकालो, वेक्टर्स फॉर्म यूज करो, किसकी? फोर्स की। फोर्स के वेक्टर फॉर्म मैंने बता ही दिया, उसका यूज करके करके देखना, ट्राई करना, हो जाएगा। बस अगर आपको वो नहीं करना अप्लाई, तो आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो। कौन सा तरीका? ये लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम किस काम आती है? किसी भी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
देखो यहाँ पर आपका एक कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा, वो वाली कंडीशन थोड़ी सी फॉलो होगी, आप समझ लेते हैं क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने आपको शायद इक्विलिब्रियम में बताया भी था। अगर आपकी पोटेंशियल को जिसने मेरी क्लासेस ली है उनको ये बात समझ में आ रही होगी, जिसने क्लासेस नहीं ली वो प्लीज एक बार रिमाइंड कर ले। इक्विलिब्रियम में मैंने आपको पढ़ाया था, इक्विलिब्रियम में मैक्सिमा और मिनिमा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो है तो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, वहां से हम निकाल देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन सुनो पहले, कह रहा है कि m इज द मास m इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। एक मास है m, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक m1 और एक m2। ठीक है, m1 एंड m2 आर रिलेटेड सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू पार्ट्स इज मैक्सिमम। अब देखो बोल रहा है कि m1 और m2 की क्या वैल्यू हो, कैसे रिलेट करें इनको, कि इन दोनों के बीच में जो m1 और m2 के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो बेटा, मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? मान लो 10 किलो का मास है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मान लो आपने 4 और 6 में कर दिया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो 2 और 8 में, ये भी कर सकते हो 3 और 7 में, ऐसे भी कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको इन दोनों को ऐसे डिवाइड करना है कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। वो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमारे पास मास था मान लो m, इस मास को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमने लिया स्मॉल m और एक बचेगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। एग्जाम्पल के लिए ये 10 किलोग्राम है, ये अगर 2 किलोग्राम है तो ये कितना होगा, 8 किलोग्राम। एग्जाम्पल के लिए लिया बेटा। ठीक है, फोर्स निकालें दोनों के बीच में। F इज इक्वल टू कितना है, G स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब आपको कह रहा है ये फोर्स की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम हो जाए, फोर्स की वैल्यू क्या करे, मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा है। तो एक काम करो, उसको मल्टीप्लाई करो m से। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, माइनस G स्मॉल m का होल स्क्वायर डिवाइड, इसके बटे में भी r स्क्वायर कर देते हैं और इसके बटे में भी r स्क्वायर को कर देते हैं, दोनों के बटे में अलग अलग हमने कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बेटा, ये आप चाहो g को g अपॉन r स्क्वायर को बाहर रख सकते हो क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है। हमने g अपॉन r स्क्वायर को बाहर रख लिया। ठीक है, g अपॉन r स्क्वायर को बाहर कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा क्या आएगा mm, इसको मल्टीप्लाई करा क्या आया हमारे पास m स्क्वायर। ठीक है, दोबारा तो देख लो क्या करा हमने, इसको हमने g अपॉन r स्क्वायर को बाहर रखा, इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। f इक्वल्स टू कितना आ गया, g अपॉन r स्क्वायर बाहर रखा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस m स्क्वायर। समझ आया नहीं है? अब आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्स। किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर क्या है, मैक्सिमम, तो उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में। हमने मास का बोला है कि मास में, जो मास के रिस्पेक्ट में इस फोर्स का डिफरेंशिएशन है। मान लो ये फोर्स अगर मास के बीच में ग्राफ ऐसे बनाया आपने, यहां पर आपने फोर्स ले लिया, यहां पर आपने मास ले लिया, तो ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसा ग्राफ आया, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन लो फोर्स का किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा बेटा, 0। तो यहां पर क्या करेंगे, इस फोर्स का डिफरेंशिएशन। देखो कहीं कहीं पर भी अगर आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है और क्या निकालनी है, मिनिमा वैल्यू निकालनी है, तो उस फंक्शन का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका मतलब है स्लोप, यहाँ पर इसका स्लोप टेंजेंट किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो डिफरेंशिएशन कर दो उसका, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। ओके, यहाँ से डी बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एम के रिस्पेक्ट में। जी बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। देखो कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम बच जाएगा, एम का कितना हो जाएगा 1 और इस एम का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2m। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। 0 कितना है, जी अपॉन आर स्क्वायर इनटू m माइनस 2m। अब ये अपॉन जी अपॉन आर स्क्वायर 0 हो नहीं सकता, m माइनस 2m में से यही 0 का, तो m माइनस 2m की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 2m। m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2m। कहने का मतलब ये है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/2। अगर इन दोनों को आप इक्वल इक्वल पार्ट में
5 किलो और किसमें 5 किलो में डिवाइड करोगे तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम। क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम। तो किसी भी फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे जिसके रिस्पेक्ट में वो फंक्शन वेरी कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में 0 कर दोगे। ठीक है, होप सो ग्रेविटेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए ट्राई करने देता हूँ, ट्राई करना आप। ठीक है, अब मुझे उसका आंसर चाहिए। क्या है क्वेश्चन, वो देखो। ये एक ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल कितना डिग्री है, इसके कॉर्नर पर यहाँ पर मास रखा एम, यहाँ पर मास रखा एम, और यहाँ पर मास रखा एम। तीनों के कॉर्नर पर मास रख दिया एम एम एम। ये साइड इसकी 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, आपको किसी भी एक कॉर्नर पर, इस पर, इसका मास M1 बोल दिया, इसको M2 बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया M3। M1 पर क्या निकालो, नेट फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। M2 पर क्या निकालो, नेट फोर्स। और किस पर निकालना है, M3 पर क्या निकालना है, नेट फोर्स। M1 M2 M3 तीनों पर क्या निकालोगे, नेट फोर्स। देखो जब M1 पे निकालोगे तो M3 जो है M1 को अट्रैक्ट करेगी इधर, M2 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। एंगल पता लगा लो, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, वेक्टर्स लॉ लगा दो ना। ऐसे ही जब M2 पे निकालोगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इसको इधर करेगा, तो F1 F2 की वैल्यू आ जाएगी, इनके बीच में एंगल पता होना चाहिए, रिजल्टेंट निकल जाएगा। ऐसे M3 पे निकालोगे, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, एंगल ये निकल गया, निकालो रिजल्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इसके ऊपर बेस्ड है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वेक्टर्स फॉर्म पर बेस्ड है। ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शेल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रेविटेशन की मेन बेसिक थ्योरम है, जिस थ्योरम के बेसिस पर हम लोग आगे जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर अटेंशन। थैंक यू बेटा।